नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा पिछले 2 वीडियो जो अपलोड किए गए हैं लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित केसों के बारे में, उसे आप देखे होंगे और उन केसों का स्टडी कर रहे होंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में 2 केस पे चर्चा किया। पहला केस था चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज और दूसरा केस था बेरुवारी केस। चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज वाला केस में देखे थे कि यह केस जो है किस प्रकार संविधान में जो है पहला संशोधन करने पे मजबूर किया, और दूसरा केस जो था बेरुवारी वाला केस जो था उसमें हम लोग देखे थे कि बेरुवारी केस में कि 1958 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच जो एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत जो है नेहरू जी भारतीय जमीन, खासकर वो जमीन जिसके लिए विवाद हुआ था, वो कौन जमीन था? बेरुवारी। कहां था बेरुवारी? वेस्ट बंगाल में एक जिला है जलपाईगुड़ी, और जलपाईगुड़ी में एक छोटा सा कस्बा था बेरुवारी, और वह मुस्लिम बहुल इलाका था, तो उसे पाकिस्तान जो है अपने पक्ष में लेना चाह रहा था और नेहरू जी उसे देना चाह भी रहे थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सामने आते हैं और उस मामला को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं परामर्श लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है कि इसके लिए आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और वहां पर संविधान का 9वां संशोधन होता है 1960 में। तो 2 केस हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस का बेस है संविधान का पहला संशोधन। वो केस है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो आज जो केस देखेंगे वो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला देखेंगे। आज ये मामला है 1951 का, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला को समझने के लिए 2 अनुच्छेद पे काफी ध्यान देना होगा, एक अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद 368, क्योंकि यही दोनों अनुच्छेद के बीच ये मामला उलझा हुआ है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला देखेंगे तो इसमें जो संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था, तो संविधान के प्रथम संशोधन के बारे में चर्चा हम लोग वहां पे भी किए थे। चंपकम दोराईराजन के मामला में देखे थे कि उसमें नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया, और फिर अनुच्छेद 31 का ए और बी जोड़ा गया, और साथ में एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 9 को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 15 का 4 इसका संबंध जो है शंकरी प्रसाद मामला से नहीं है, इसका संबंध जो है चंपकम दोराईराजन के मामला से था। और यहां पर जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला समझेंगे तो यहां पर इसका संबंध अनुच्छेद 31 का ए और बी से है, और साथ में अनुसूची 9 से है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नेहरू जी के सरकार में जो संविधान का पहला संशोधन किया गया, उस संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 31 का ए और बी जुड़ा वो है क्या? तो अनुच्छेद 31 का ए में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लैंड रिफॉर्म्स के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 31 का कोई अन्य भाग लागू नहीं होगा। लैंड रिफॉर्म्स के विरुद्ध अनुच्छेद 31 का कोई अन्य भाग जो है लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि अनुच्छेद 31 में पहले से कुछ और खंड होंगे। थे अनुच्छेद 31 में 2 भाग थे, अनुच्छेद 31 का 1 और अनुच्छेद 31 का 2, इसको भी देखेंगे। और फिर बी में क्या किए, अनुच्छेद 31 के बी में क्या जोड़े, तो इसमें लिखा गया कि एक नई अनुसूची 9 लागू होगी, जो कि सबसे विवादास्पद रहा। अनुसूची 9 शेड्यूल 9, इसमें कहा गया कि यदि किसी कानून को अनुसूची 9 में रख दिया जाए तो उस पर न सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट, दोनों में से कोई नहीं जो है इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा।
तो यहां पर अनुच्छेद 31 ए बी और अनुसूची 9 को देखें। अब बात कर रहे हैं, जो आप देखें कि यहां पर अनुच्छेद 31 के ए में लिखा गया कि लैंड रिफॉर्म्स के विरुद्ध में अनुच्छेद 31 का कोई अन्य खंड लागू नहीं होगा। तो अनुच्छेद 31 के 1 और 2 में था क्या? तो अनुच्छेद 31 का 1 जो था उसमें था कि सरकार जो है किसी की भी संपत्ति छीन नहीं सकती है, और 31 के 2 में था कि लोकहित में, लोकहित का मतलब जो है मान ले कोई हवाई अड्डा बनाना हो या कहीं से ट्रेन की लाइन क्रॉस कर रही हो, तो लोकहित के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 1 और 2 में था। अब देखिए, जब लैंड रिफॉर्म्स बिल के तहत जो कानून बना अनुच्छेद 31 का ए और बी और शेड्यूल 9, तो इस पर आपत्ति हुई शंकरी प्रसाद को। ये शंकरी प्रसाद जो हैं बिहार के एक जमींदार हैं, बिहार के एक जमींदार हैं, और ये जो है इनका वकील जो है अनुच्छेद 31 का ए और अनुच्छेद 31 का बी और साथ में अनुसूची 9 यानी खास करके संविधान के प्रथम संशोधन को बेस बनाकर पटना हाई कोर्ट जाते हैं, पटना हाई कोर्ट जाते हैं। इनका वकील का कहना है कि संविधान में किया गया पहला संशोधन ही गलत है, संविधान में किया गया पहला संशोधन ही गलत है। क्या है मामला देखिए, क्यों शंकरी प्रसाद का वकील जो है संविधान की प्रथम संशोधन को अवैध ठहरा रहा है? क्या कारण है? देखिए, यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। तो अनुच्छेद 13 का 1 तो पहले की बात है, यहां देखिए जो संबंधित है शंकरी प्रसाद से, उसमें है अनुच्छेद 13 का 2। अनुच्छेद 13 का 2 बोलता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को सीमित करे या मौलिक अधिकारों को कम करे। ऐसा अगर कोई भी कानून बनाएगा सरकार, तो उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो यहां पर 13 के 2 में लिखा है, 13 का 3 में विधि शब्द का परिभाषा लिखा हुआ है। शंकरी प्रसाद के वकील का कहना है कि यदि आप अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान का संशोधन करके कोई कानून बनाते हैं, तो वह कानून जो है अनुच्छेद 13 के 3 के तहत विधि शब्द के परिभाषा के अंतर्गत आता है, और यह जो है अनुच्छेद 13 के 2 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि यहां पर विधि का परिभाषा है और 13 के 2 में साफ लिखा है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को सीमित करे या कम करे। तो यहां पर झगड़ा है अनुच्छेद 13 वर्सेस अनुच्छेद 368 का। अब देखिए यहां पर मामला क्या है कि पटना हाई कोर्ट जो है अपना फैसला शंकरी प्रसाद के पक्ष में सुनाता है, शंकरी प्रसाद के पक्ष में सुनाता है। परंतु उस समय देश में कई हाई कोर्ट और थे, तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट और कानपुर हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कानपुर हाई कोर्ट जो है शंकरी प्रसाद के विपक्ष में आता है। ये हाई कोर्ट का कहना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कानपुर हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार का यह कदम सही है, सरकार का यह कदम सही है, जबकि पटना हाई कोर्ट जो है शंकरी प्रसाद के पक्ष में फैसला सुनाता है। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। जब पटना हाई कोर्ट और इलाहाबाद और कानपुर हाई कोर्ट से मामला फंसता है, तब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, हेड हाउस के पास मामला पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचता है तो सरकार का दलील सुनिए। क्या सरकार का दलील? सरकार कहता है कि जो शंकरी प्रसाद के वकील कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान में संशोधन करके जो कानून बनाया गया, वह कानून अनुच्छेद 13 के 3 में विधि शब्द के परिभाषा के अंदर आएगा, और यह कानून जो है अनुच्छेद 13 के 2 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 13 के 2 में कहा गया कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित करे या मूल अधिकारों को कम करे। तो सरकार का दलील है कि अनुच्छेद 368 द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया है, वो जो कानून है वो कानून अनुच्छेद 13 के 3 में वर्णित नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 13 के 3 के अंतर्गत जो विधि शब्द का परिभाषा दिया है, तो उस परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 368 नहीं आता है। यानी सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 13 अलग है
और 368 अलग है। यानी कि 368 से कोई कानून बनेगा तो वह अनुच्छेद 13 के 3 के अंतर्गत विधि शब्द के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, अनुच्छेद 368 अलग है और अनुच्छेद 13 अलग है, अर्थात अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधन करके जो कानून बनता है वह कानून जो है अनुच्छेद 13 के 3 के अंतर्गत विधि शब्द के परिभाषा के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब है कि संसद अगर चाहे तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो आज शंकरी प्रसाद का मामला देखे, फिर आगे देखेंगे शंकरी प्रसाद के बाद सज्जन सिंह का मामला आता है, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार गोलकनाथ के मामला में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला को पलटता है। यहां पर देखिएगा साफ ये दो सर्किल का खेल है, 13 अलग 368 अलग, यानी कि 368 द्वारा जो संविधान संशोधन करके कानून बनेगा वो कानून अनुच्छेद 13 के 3 के अंदर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो 13 के 2 का उल्लंघन नहीं करेगा, और जब 13 के 2 का उल्लंघन नहीं करेगा इसका मतलब है कि सरकार जो है 368 का सहारा लेके मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद के मामला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है कि संसद जो है मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, यानी कि मौलिक अधिकार में भी 368 की सहायता से संशोधन कर सकती है। आगे देखिएगा कि गोलकनाथ के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट देता है। और ये क्यों होता है देखिएगा, हम पिछले 4 वीडियो में बात किए थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच समन्वय का बात किए हैं 4 वीडियो में लगातार बताए हैं। उसमें देखें वहां पर कि किस प्रकार देखते हैं कि जब लोकसभा में सरकार का प्रचंड बहुमत मिलता है और कई राज्यों में उसी पार्टी का सरकार होता है तो सरकार मजबूत होता है, और जब सरकार मजबूत होता है तो वहां पे राष्ट्रपति और फिर सुप्रीम कोर्ट मौन हो जाता है। और जब सरकार कमजोर होता है, यानी गठबंधन का सरकार होता है, सरकार कमजोर होता है, तो देखिए किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है हावी होता है। वही देखिएगा यहाँ पर सरकार प्रचंड बहुमत में है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में है। और इंदिरा गांधी के टाइम में एक बार देखने को मिलता है कि जब सरकार को बहुमत कम मिलता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार पे हावी होता है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ के मामले में जो है अपना फैसला पलटता है और कहता है कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। उसका हालांकि फिर बाद में जाके केशवन भारती के मामला में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है। तो इस प्रकार आज हम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला देखें। एक बात और, जो पिछले वीडियो अपलोड किए थे बेरूबारी मामला के बारे में, उसमें पहले ही शुरुआत में ही एक मिस्टेक हमसे हुआ है, इसलिए सॉरी, कि वहां पर बेरूबारी जो मामला है 1960 का है, और हम बोर्ड पे लिखे 60 जरूर है, लेकिन वहां पे हम बार बार 1969 बोले हैं, इसके लिए सॉरी। बेरूबारी जो है मामला 1960 का ही है। हालांकि समझाने के बाद जो है आगे इस बात का चर्चा किए हैं कि 1958 में फिरोज खान नून और नेहरू के बीच जो है समझौता हुआ था, लेकिन फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेने के लिए अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो संशोधन किया गया 9वां संशोधन, वो हुआ 1960 में ही। तो आगे इस बात को हम क्लियर किए हैं, ठीक है। तो आगे हम फिर बात करेंगे, किसी अन्य केस पर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।